सो हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्ट 4। चैप्टर का नाम है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा पार्ट 4 में। ऑलरेडी पार्ट 3 में आपको पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं। आप उसको देखिए, ये सारे पार्ट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। और इससे मैं चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे बताइए केपलर्स लॉ के बारे में कॉमेंट बॉक्स में, देखता है कितने बच्चों ने पढ़ा है और केपलर के तीनों लॉ कौन कौन बता सकता है इन शॉर्ट इन कमेंट बॉक्स। आइए देखते हैं। तो अब देखिए, मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 4 का जो मूविंग थिंग पीपल एंड आइडिया है, इसका फ्रिक्शन पार्ट। देखिए फ्रिक्शन, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे फ्रिक्शन की। व्हाट इज अ फ्रिक्शन। यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन बनता है, क्या है वो। व्हाट इज फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहली मैं आपको बात बताऊं, फ्रिक्शन देखो, आपने देखा है ना, एक लुढ़कती हुई बॉल को देखा है। जब कोई एक बॉल ऐसे करके लुढ़कती है तो आपने देखा है उसको, वो लुढ़कती है तो वो रुक क्यों जाती है। हाँ, आपने देखा होगा एरोप्लेन है जो चलता है, एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसमें है ना, आगे से उसका जो एरिया होता है, जो एरोप्लेन होता है, मान लीजिए एरोप्लेन है, एरोप्लेन का आगे का हिस्सा है, मेरे पे यार वैसे बनानी तो नहीं आती है इतनी ड्राइंग। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, तो ये एरिया, इसका कलर क्यों उड़ जाता है, क्या आपको पता है। इस सभी के आंसर आज हम जानेंगे क्या है। देखो, इस सभी का रीजन है फ्रिक्शन। आपको पता होगा फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए फ्रिक्शन क्या हुआ। देखो, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन है ना, एक क्या है, फोर्स है। फ्रिक्शन एक टाइप का क्या है बेटा, फोर्स है, जो कि क्या करता है, रेजिस्ट द मोशन, जो कि मोशन को रोकता है। किसको रोकता है, मोशन को। मैंने अभी आपको बताया क्या, जब हम किसी भी बॉल को आगे की तरफ लुढ़काते हैं तो वो एक समय पे, मान लीजिए ये हमारे पास बॉल है ना, मैंने इस बॉल को लुढ़काया, ऐसे लुढ़काया, धीरे धीरे करके ये क्या होगी, आगे जा करके बिल्कुल रुक जाएगी। और ये रुकी ना, किस वजह से रुकी, उसका मोशन जीरो हो गया। किस वजह से हुआ है ये हुआ है हमारा फ्रिक्शन की वजह से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये फ्रिक्शन की ही वजह से हुआ है। और क्या करता है, और ये दो सरफेसेस में होता है। जो फ्रिक्शन होता है ना, कितने, दो सरफेसेस में होता है। अब मान लीजिए कैसे, अब देखो जैसे कि बॉल है भाई, ये एक तो हमारी लैंड हो गई है ना, दूसरा कलर लेता हूँ, ये लैंड हो गई, और इसके बाद हो गई हमारी क्या, बॉल। ठीक है, लैंड और बॉल। अब देखो, एक तो ये बॉल का सरफेस है और ऊपर से लैंड का सरफेस है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लैंड और बॉल का सरफेस है। जब ये आपस में कांटेक्ट में आते, क्या हुआ, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए। ये दोनों सरफेसेस हैं जो आपस में जब कांटेक्ट में आए तो इसने क्या किया, मोशन को रेजिस्ट किया, है ना, मोशन को रोका। ये बात आपको समझ में आई। तो ये होता है फ्रिक्शन। आइए इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप मटेरियल स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। मतलब कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि क्या करता है, मटेरियल को स्लाइड करने से रोकता है एक दूसरे के ऊपर। समझ में आया आपको, फ्रिक्शन क्या करता है, स्लाइड करने से रोकता है। अब मैं आपको देखो, सबसे पहले यहाँ बेसिक माइनर सी चीज बता देता हूँ आपको फ्रिक्शन के बारे में, कि जब, अब आप देखेंगे जब क्या होगा फ्रिक्शन, मतलब कि जब फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक होता है फ्रिक्शन डिक्रीज। जो फ्रिक्शन इंक्रीज कब होता है, जब सरफेस कैसा हो, स्लिपी। सरफेस कैसा होना चाहिए, स्लिपी। और यहां पर क्या होना चाहिए, रफ। नहीं, उल्टा बता दिया यार। हाँ, देखो, जब स्लिपी सरफेस होता है तो फ्रिक्शन कम होता है ना। फ्रिक्शन क्या होता है, कम। जब स्लिपी होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया थोड़ा, है ना, जब सरफेस कैसा हो, स्लिपी, तो फ्रिक्शन कम होगा। और जब सरफेस रफ हो, जब सरफेस रफ हो तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। देखो, मतलब कि अगर मैं आपसे बात कहूं, जरा मुझे बताइए, मैं आपको है ना कुछ ऑप्शंस देता हूं, तो आपको उसमें बताना है ना। देखो, मैंने यहां पर लिखा, अभी मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर मैं कुछ बनाता हूं। देखो, दो सरफेसेस बनाऊंगा मैं, क्या बताऊंगा आपके लिए, दो सरफेसेस बनाऊंगा। जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। हाँ जी, तो देखिए मैंने दो सरफेस बनाई है। सबसे पहला सरफेस बनाया मैंने, ये प्लेन प्लेन फ्लोर बनाया है एक मैंने। ठीक है, एक बार और बनाते हैं इसको। एक ये प्लेन बनाया और एक बनाया मैंने कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्रिक्शन इस पे ज्यादा होगा या इस पे ज्यादा होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, है ना। अब और मुझे ये भी बताइए किस पर कम होगा फ्रिक्शन और किस पर ज्यादा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वाली बात
तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, अभी बताया मैंने, जब सरफेस एरिया स्लिपी हो तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। जब सरफेस एरिया रफ हो, खुरदरा हो, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा हमारा ज्यादा। ये वाली बात आपको समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि जो स्टैटिक हो, मतलब कि यहाँ पर जिसमें कोई मूवमेंट ही ना हो। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि अपनी स्टैटिक मोशन में ही रहती है, मतलब कि वो हिलती ही नहीं है, ठीक है। और वो क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स लगता है ना उसमें, तो वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो ये देखो, ये आदमी दिखाई दे रहा है, ये अंकल जी दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। अंकल जी नहीं है, ये तो हमारा कोई लल्लू लाल है ना भाई। तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये कर रहे हैं, इसमें फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे आपके घर में अलमीरा होगी, बेड होगा, इनमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये अपनी जगह से मूव नहीं होते जल्दी से, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। देखो देखो, अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ मोशन में रखे, किस में रखे, रेस्ट ऑफ मोशन में रखे, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला हमारा जो इसका टाइप है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएटेड व्हेन टू स्टैटिक सरफेसेस कम इनटू द कांटेक्ट विद ईच अदर। जब क्या होता है, जब दो स्टैटिक सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन मूविंग सरफेसेस। अच्छा देखो, काइनेटिक, यहाँ पर आपने ना पहले भी पढ़ा होगा, अपने 8वीं में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी भी होता है एक, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया जब मैंने एनर्जी के बारे में पढ़ाया है। काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एनर्जी, अरे पीछे नहीं, अभी काइनेटिक एनर्जी आएगा, अभी बताऊंगा, है ना। मतलब काइनेटिक का मतलब मूविंग से जोड़ दो आप, क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव हो, क्या बोला मैं आपसे, जब दो ऑब्जेक्ट मूव हो और उनमें क्या हो, फ्रिक्शन लगे, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया आपको, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। और देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो इसके एडवांटेज, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, भाई ये तो आपको बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएंगे। देखो इसके एडवांटेजेस क्या है, अब मान लीजिए कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम मूव नहीं करना चाहते तो उसमें हमें फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और डिसएडवांटेज जैसे कि देखो कलर का उड़ जाना होता है, जैसे एरोप्लेन का कलर उड़ जाता है, फ्रिक्शन। एडवांटेज क्या हो गया, फ्रिक्शन अगर ना हो ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्टेबल ना रहे। क्या बोला मैं आपसे, अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्टेबल नहीं रह सकती। भाई फ्रिक्शन है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप हो जाएगी। समझ में आया आपको, है ना भाई। देखो अब फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बात बताओ, अगर मैंने क्या किया, कोई, अब जैसे मान लीजिए कोई फ्लोर है, अब फ्लोर पर क्या है, मैंने है ना ऑयल डाल दिया बहुत सारा, तो यहाँ फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा, कम हो जाएगा ना। और जिसकी वजह से क्या होगा, हम मूव भी नहीं कर पाएंगे ढंग से। क्या नहीं कर पाएंगे भाई, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। ये वाली बात आपको समझ में आई। तो अब एक बात बताइए, आप कौन सी लाइफ में अच्छा रहेंगे, फ्रिक्शनल लाइफ में या बिना फ्रिक्शन वाली लाइफ में। फ्रिक्शनल लाइफ में बिल्कुल ऑब्वियसली, है ना। ये हो गया इसका क्या एडवांटेज, कि ये हमें ना स्टेबल रहने में मदद करता है। ये बात समझ में आ गई। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये फ्रिक्शन क्या करता है, ये कलर को उड़ा देता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, विच इज एनर्जी। एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ा भी आने वाला है आपको एनर्जी के बारे में पढ़ने में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखो एनर्जी, सबसे पहले मैं एनर्जी की बात करूँ। देखो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एक टाइप की एबिलिटी है जो हम वर्क करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा मुझे बताइए एनर्जी आखिरकार आती कहाँ से है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो एनर्जी, वैसे चलो मैं भी बता ही देता हूँ आपको। सन, क्या बोला मैं आपसे, हमारा जो सन है, मतलब कि हमारे जो सूरज चाचू हैं, ये रहे हमारे सूरज चाचू, ठीक है। ये हमारे एनर्जी के बहुत तगड़े वाले रिसोर्सेज है। सबसे बड़े वाले रिसोर्स सन ही है, जिससे सारी एनर्जी आती है। अब देखो क्या है, एनर्जी एक ये काम करने के काम आती है। अब क्या है, और हमारे अंदर एनर्जी आती है फूड खाने से, ठीक है। अब क्या है,
दिस एबिलिटी कैन बी इन डिफरेंट वेज, और ये जो एबिलिटी होती है ना कई वेज में होती है। अब क्या, देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैंगी। देखिए ये रही क्या, एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी समझ रहे हो आप, मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं आगे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी हमारी बॉडी की एनर्जी। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात की जाए इसमें, और भी देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यार, आपके लिए इतने तगड़े वाले नोट्स बना रखे हैं ना ये मैंने, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा। आप बस क्या करो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, इसे नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो। बेटा आपके पास अभी करीब करीब 2 महीने हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की। चलिए देखो, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल यूनिट होती है, समझ गए आप। इसकी क्या यूनिट है, जूल यूनिट होती है, और कॉमर्शियल यूनिट जो इसकी होती है किलोवाट होती है। 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻⁶ इसकी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग एनर्जी। भाई जहां काइनेटिक लिखा आ जाए ना, उसको है ना आप मूविंग से डिनोट करना, है ना, मूविंग से डिनोट करना काइनेटिक। देखो जहां जहां काइनेटिक वहां वहां मूविंग, जहां जहां मूविंग वहां वहां काइनेटिक। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, एक बॉडी में जो एनर्जी आती है उसके मोशन से, है ना। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ, अब एक आपको शानदार सा एग्जांपल देता हूँ। अब देखो आपको क्या हुआ, आपके एक दोस्त ने आपके गाल पे थप्पड़ मार दिया, है ना, आपके एक दोस्त ने आपके गाल पे थप्पड़ मार दिया और वो भाग गया। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करोगे। भाई क्या करोगे, जाहिर सी बात है वहां पर एक अद्दा पड़ा हुआ होगा, है ना, अब उस अद्दे को उठाओगे और उसके ऊपर फेंक के मारोगे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपने अद्दा उठाया, ये अद्दा उठाया ना, अद्दा, अरे यार अद्दा वो नहीं, माहौल बनाने लग जाओ, अद्दा वो कह रहा हूँ मैं जो ईंट का आधा वाला होता है, कहीं अद्दा पौवा सोचो तो ये भाई ये वाला अद्दा नहीं था भाई, ये नहीं है संतरा 30 रुपए वाला, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ईंट वाले की। तो आपने क्या किया, इसको उठा करके जब अपने दोस्त पे मारा, चलिए कंसेप्ट समझते हैं। जब आपने इसको उठा करके अपने दोस्त पे मारा और वो लगा उसकी टाट में जाके, है ना, और उसके निकल गया खून, तो क्या हुआ, ये जो आपने ईंट मारी ना यहाँ पर, अभी ईंट में कौन सी एनर्जी दी है आपने, काइनेटिक एनर्जी दी है, मूविंग एनर्जी, क्योंकि वो क्या, ईंट क्या हुई है, मूव हुई है, उसके अंदर एनर्जी आई है और एनर्जी आकर के वो मूव हो गई है। ये वाली बात आपको समझ में आई, है ना। तो ये होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मूविंग एनर्जी। समझ में आ गया आपको। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप धूप बत्ती जलाते हो, आपने क्या किया, धूप बत्ती को बर्न किया, यहाँ पर लिट किया, तो आपको दूर तक खुशबू आएगी क्योंकि वो मूव होकर के आ रही है ना आपके पास। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी, मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी। सीधी सी बात है भाई, वेलोसिटी मास है, अद्धे में मास होता है, जब उसको हम फेंक के मारते हैं ना अपने दोस्त के सर में, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके अंदर वेलोसिटी आ गई। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूला को फटाफट नोट कर लो यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सच बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट आपका बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। चलिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो सिंपल सी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, मतलब क्या है, ये रुकी हुई एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रुकी हुई एनर्जी। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये क्या है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी। जब तक मेरे हाथ में, जब तक आपके हाथ में वो अद्दा था, यार तुम है ना माहौल बनाने लग जाते हो अद्दा बोलते ही, है ना। चलो जब तक आपके हाथ में वो आधी टूटी हुई ईंट थी, तो आपने क्या है, हाथ में थी जब तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को जब आपने फेंका, उसमें फोर्स लगाया और वो क्या हुई, मूवमेंट में आ गई, मतलब उसके अंदर वेलोसिटी आ गई, तो वो क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रुकी हुई पोजीशन बनाए रखती है उसकी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mg तो आपको पता ही है, h मतलब क्या होता है हमारा, हाइट। ठीक है, चलो अच्छा बताओ मुझे m और g का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई साहब अब मेरी एक बात और ध्यान रख लो, मैंने क्या बताया था, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, तो जहां जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाए, क्या बोला मैं आपसे, जहां जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाए वहां वहां क्या कर दो, ना ही तो क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाए,
ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस बात को भी नोट करिए यार, कॉपी पेन लेकर के बैठो और पानी लेकर के बैठो ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या देखो, हीट के बारे में अगर हम बात करें, हीट को हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, है ना। अब देखो हीट, देखो मेजर्ड इन द कैलोरीज और जूल, हीट को कैलोरी और जूल में भी मापा जाता है, ठीक है। और देखो 1 किलो कैलोरी में क्या होती है, 1000 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी में 4.8 जूल होता है, ठीक है। 4.18 जूल होता है, समझ में आया आपको यहाँ पर। अब देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस, है ना भाई। अरे ये हॉटनेस उसकी हॉटनेस नापने के लिए नहीं है यार, फिर से आप माहौल बना रहे हो, है ना। अब देखो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर क्या होता है, वैसे हम अपना भी तो टेम्परेचर नापते ना यार, बात तो सही बोली थी वैसे शुरू में अब क्या, किसी का भी हॉटनेस और कोल्डनेस नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेम्परेचर डिग्री का, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री का यूज़ करते हैं। और बेटा देखो मेज़र बाय थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर होता है वो किससे मेज़र किया जाता है, थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है, ठीक है। चलो बताइए, अच्छा टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, तो प्रेशर को किससे करते हैं, प्रेशर को किससे हम मेजर करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपका टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट्स, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई। अब देखो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको फ़ारेनहाइट निकालनी होती है डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, C इंटू 9/5 प्लस 32। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं यार, यहाँ पर कौन सा क्या लगाएं, यहाँ पर है ना, ये इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको C का फॉर्मूला निकालना है तो C इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये दोनों फॉर्मूला है ना ज़्यादातर उल्टा पुल्टा कहाँ होता है, 9/5 लगाएं या 5/9, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। आइंदा आपको कन्फ्यूजन हो जाए ना तो मेरा नाम कुणाल शर्मा नहीं। देखो अगर आपको f निकालना है ना, देखो 9/5 रखना है या 5/9 रखना है, तो यहाँ देखो अगर मैं आपको इससे कहूँ कि ये जो f है ना, इसको ऐसे जोड़ दो, है ना, क्या ये उल्टा 9 बन गया, नहीं बन गया, मतलब p। अगर इसको पलट के मैं लिखूँ तो ये मेरे पास 9 बन गया ना, तो 9/5 ऐसे लगा देना, ठीक है। समझ में आया आपको, ये थोड़ी ट्रिक होती है ना, आप यार बनाया करो अपने दिमाग से भी। अब देखो यहाँ पर सबसे लेस टेम्परेचर किसका होता है ना, मतलब कि आइस का जो टेम्परेचर होता है वो तो 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ जमने लग जाती है। और बॉइलिंग वाटर, पानी कब खोलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट कितना, 98.6, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट की बात की जाए, यहाँ पर देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 टाइप होते हैं, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट के। कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट पासिस थ्रू द टर्मिनल, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो टर्मिनल पर पास होती है, आपने देखा होगा अपनी 8th की बुक में भी देखा होगा और 7th की में। अगर देखो यहाँ पर कंडक्शन, चलो यहीं देख लो, ये एग्जाम्पल दे रखा है ना यहाँ पर, देखो इसमें क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये हिस्सा, मैं ज़रा इसको हाईलाइट करता हूँ कलर चेंज करके, ब्लू कलर ले लेता हूँ। देखिए ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, यार पेन, आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये जो इसका हाथ है ना भाई। अब देखो ये जो इसका हाथ मतलब कि हैंडल है, वो कह रहा हूँ उसमें कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, कंडक्शन। क्यों हो रहा है, देखो ये धीरे धीरे करके हीट है ना ऐसे करके आगे बढ़ रही है। मतलब क्या है, मान लो ये जो इसका ये क्या है, इसका हैंडल है। अब हैंडल में क्या हो रहा है, हीट है ना, जो हीट क्या कर रही है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे करके, है ना भाई। हीट क्या कर रही है बेटा, धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ रही है। समझ में आया आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ, ये डी नहीं आएगा, ऑफ आएगा यहाँ पर। कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द लिक्विड एंड गैस विच टेक्स प्लेस
बाय द एक्चुअल अमाउंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पर कन्वेक्शन क्या होता है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कन्वेक्शन क्या होता है। देखो ये रहा कन्वेक्शन, है ना, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा कुछ कन्वेक्शन। क्या होता है, अब मान लीजिए ये देखो ये वाले जो पार्टिकल्स है ना, ये नीचे वाले आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या अभी गर्म है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी चीज़ हीट होती है, क्या बोला मैं, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हीट होती है तो वो क्या होती है, ऊपर की ओर राइज करती है। ठीक है, अब देख लो, चाहे पानी अगर ठंडा होगा तो वो नीचे रहेगा, अगर जो वो हीट करने लग जाएगा भाप बन के ऊपर जाने लग जाएगा, है ना भाई। जो पानी होता है मतलब कोई भी, मतलब एयर हो वाटर हो, जो मतलब हीट करती है ना तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है। तो यहाँ पर क्या है, जो नीचे के ये मॉलिक्यूल्स है ना इस वाटर के, ये क्या हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं। और देखो ठंडी चीज़ क्या होती है, नीचे आती है, गर्म चीज़ ऊपर जाती है, गर्म है ना ऊपर जाती है और ठंडी नीचे आती है। अब देखो जो गर्म वाले पार्टिकल हैं हीटिंग वाले वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, और जो कोल्ड वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। मतलब ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलने लग जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये साइकिल जब चलती रहेगी तो इसी तरीके से पूरा का पूरा पानी ठंडा होता रहेगा। अब देखो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन आर द इनविजिबल रे गिवन बाय द हॉट बॉडी विच कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती हैं। जो रेडिएशंस होती हैं ये मतलब कि इनविजिबल रे होती हैं, जो कि हीटेड बॉडी से निकलती हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसके आसपास आप देखते हो ना गर्मी फैल जाती है, क्योंकि वो क्या है उसकी रेडिएशन की वजह से फैलती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा वीडियो देख के समझ में तो आ रहा है ना आपको, नोट कर रहे हो ना आप, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो, ठीक है, वीडियोस कैसी बन रही है। अब देखो क्या है, ये जो लेक्चर है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखना। चेंज ऑफ स्टेट, अब आ जाओ, चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है, लिक्विड सॉलिड एंड गैस। क्या बोला मैं, लिक्विड सॉलिड एंड गैस। अब देखो सॉलिड टू गैस, अगर भाई स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, लिक्विड सॉलिड और गैस। जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ का क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी के बाद क्या बनेगा, भाप बनेगा, है ना, क्या बनेगा, भाप बनेगा। समझ में आया आपको। देखो अगर हम लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न। अगर लिक्विड से गैस बनाते हैं उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। अगर लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं फ्रीजिंग। अगर गैस से लिक्विड बना लेते हैं उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है जो है मतलब कि जो हमारा वाटर साइकिल होता है ना उसमें होता है। सॉलिड टू गैस बनाते हैं उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, देखो इसके सभी एग्जाम्पल्स मुझे बताइए, इन सभी के मुझे एग्जाम्पल्स बताइए कमेंट बॉक्स में क्या क्या होने वाले हैं। अब देखो लेटेंट हीट, अगर लेटेंट हीट की बात की जाए ना, अरे रुको भाई अभी मत जाओ कहीं पे भी, ठीक है, इसको देख करके मत सोचो कि टॉपिक खत्म हो गया। लेटेंट हीट क्या होती है, हिडन हीट होती है, मतलब कि छुपी हुई गर्मी, हीट, है ना। अब देखो क्या है, मैंने क्या बता, लेटेंट हीट क्या होती है आपकी, हिडन हीट, मतलब कि देखो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है लेटेंट हीट। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, देखो, और ये लेटेंट हीट है ना ज़्यादा हमारे लिए घातक होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी मम्मी रोटी बनाती है ना भाई, मेरी मम्मी भी बनाती है, जब मम्मी जी रोटी बनाती हैं तो बेटा क्या होता है, वो रोटी ऐसे फूलती है, मोटी हो जाती है ना, इस तरीके से। जब वो रोटी मोटी होती है ना उसके अंदर क्या होती है, वो हीट जमा हो जाती है, क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जो वेपर के रूप में होती है। और जब वो बाहर निकलती है ना वो इतनी तेज हाथ जला देती है, बहुत जलन भी होती है। तो मतलब वो छुपी हुई ऊर्जा है, क्या है, छुपी हुई ऊर्जा। जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट आ चुकी है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरे अनदर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम जरूर कीजिए, है ना। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। आपके लिए और भी वीडियोस आती रहेंगी और पिछले पार्ट्स भी देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।